हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आपको पता ही है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 10th क्लास की, और उस 10th क्लास की जो सीरीज़ थी उसका नाम था दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। जो पहला यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है एज़ फॉर एज पे एग्ज़ाम इज़ कंसर्न, है ना, एग्ज़ाम्स के लिए किसी भी तरह से। तो उसके अंदर हमने अभी तक 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस इज़ अवर 4th लेक्चर, और पिछले 3rd लेक्चर में मैंने आपको करवाया था दैट इज़ डाइजेशन इन द ड्यूडिनम, वहाँ तक करवाया था। तो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को। तो मैंने पिछला जो लेक्चर था उसमें बताया था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में 5 स्टेप्स होंगे। सो दीज 5 स्टेप्स आर इंजेशन। सो इंजेशन में मैंने बोला था इनटेक ऑफ फूड, मीन्स खाने को अपनी बॉडी के अंदर करना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड स्टेप था डाइजेशन। सो डाइजेशन क्या होता है? दैट इज कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, जो हमने स्टार्ट कर दिए। सो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? तो मैंने कहा खाने को मुंह में डाला, तो जैसे खाना आपके मुंह के अंदर जाएगा तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन का, डाइजेशन इन माउथ, जो ऑलरेडी कर चुके हैं। ये वहाँ पे क्या था? आपके टीथ थे, है ना, आपके सलाइवा था, सलाइवा के अंदर वाटर था, म्यूसिन था, टाइलिन था, लाइसोजाइम था, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर वहाँ से खाना जो होता है वो आपका थोड़ा सा वाटर के साथ म्यूसिन के साथ मिल के कहाँ चला जाता है? स्टोमक के अंदर थ्रू ओसोफेगस। फिर ओसोफेगस में जैसे ही हम जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है दैट इज़ पेरिस्टालसिस, ये भी हम कर चुके हैं। फिर खाना आपका पहुँचेगा दैट इज़ स्टोमक के अंदर, और स्टोमक के अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। वो एक्टिविटी स्टार्ट होती है HCl से, क्योंकि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो तो पहला काम करेगा आपके खाने के अंदर जो बैक्टीरिया उनको मारेगा, ये भी हमने देखा। फिर हमने देखा ये जो वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, उनको एक्टिव करता है। जैसे कि वहाँ पे हमने देखा क्या था? पेप्सिन, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में था, पेप्सिनोजन की फॉर्म में था, तो उसको क्या करता है? एक्टिव कर देगा, ताकि वो प्रोटीन को तोड़ेगा। इट मीन्स आपके स्टोमक के अंदर जो प्रोटीन थे उनको तोड़ेगा और उसको कन्वर्ट करेगा डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनको कन्वर्ट करेगा। फिर वहाँ से खाना जो होता है आपका थोड़ा सा और लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट, सेमी लिक्विड बोल सकते हो, सेमी सॉलिड बोल सकते हो, जिसको आप काइम का भी नाम देते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो खाना कहाँ पहुँचा? ड्यूडिनम के अंदर। फिर हमने किया था कि ड्यूडिनम में जो आपका खाना पहुँचता है वो होता है एसिडिक, लेकिन वहाँ पर तो काम होगा ही नहीं। तो एसिडिक में काम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे अल्कालाइन मीडियम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया था आपको ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 एंजाइम्स होते हैं, और ये तीनों एंजाइम कहते हैं हम काम करेंगे तो अल्कालाइन मीडियम में करेंगे, वरना हम काम ही नहीं करेंगे। अब करें क्या? तो मैंने बोला था कि वहाँ पे आपके पास लिवर के पास एक गाल ब्लैडर होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट? बहुत सारे काम करता है, लेकिन आपके लिए बता दें कि वो थोड़ा एंटीसेप्टिक भी होता है। फिर वो बैक्टीरिया को दैट आल्सो किल द बैक्टीरिया, और सबसे बड़ा काम यह करता है, ग्रीन कलर का होता है, सबसे बड़ा काम ये करता है कि ये हमारा जो फूड होता है एसिडिक, जो स्टोमक से आया था ड्यूडिनम के अंदर, उसको अल्कालाइन में कन्वर्ट कर देता है। और जब ये अल्कालाइन में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये तीनों ही एंजाइम्स हैं जो खाने को तोड़ते हैं, है ना। तो ये तीनों आके अब खाने के ऊपर एक्ट करेंगे। पहले ये नहीं कर रहे थे क्योंकि खाना क्या था? एसिडिक था। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हमारा एक रिदम बन चुके और आज का हम आगे उसको कंटिन्यू कर सके, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पीछे से ही लिंक्ड है। तो हमने देखा खाना जब माउथ से आया था तो वो पहले सॉलिड था, तो सेमी सॉलिड बन गया, है ना। फिर वो जब आया थोड़ा और आगे पहुंचा, स्टोमक से आया ड्यूडिनम के अंदर, तो उसमें थोड़ा पानी और मिक्स हो गया, एंजाइम्स एक्टिविटीज़ हो गई थी, तब उस खाने को आपने बोल दिया काइम। फिर अब वो काइम जो है आगे आ चुका है ड्यूडिनम के पास, और उसकी फिर से एंजाइमेटिक एक्शन हो गया। अब आगे का किस्सा जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ आप डायग्राम्स भी देखेंगे, साथ साथ आपको मैं डायग्रामेटिकली यहाँ पे समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, बड़े आराम से समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो अब हम बात करेंगे आगे आज क्या होगा। तो आज हम पहुँच चुके हैं कहाँ पे? ड्यूडिनम से स्मॉल इंटेस्टाइन ही पार्ट है ड्यूडिनम, तो बोल सकते हो ड्यूडिनम इज़ द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब इसको मैं डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने देखा था कि ये हमारे पास आ गया, मान लो ये स्टोमक आ गया, तो इस तरह से स्टोमक था, ये आ गया स्टोमक। तो स्टोमक से खाना हो गया डाइजेस्ट, फिर कहाँ पहुँचा था? ये पहुँच गया उसके बाद खाना आपका ड्यूडिनम के पास। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से करता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा था कि क्या था? यहाँ पे था दैट इज़ पेनक्रियाज,
और ये पेनक्रियास क्या था, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले और इंटेस्टाइन। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो खाना आया, मान लो इतना ही ड्रॉ करते हैं, ये आ गया। अब जैसे यहाँ पे खाना आ गया तो यहाँ पे खाना जो है वो अभी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको कैसे तोड़ेंगे? ओके, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, इस इंटेस्टाइनल के अंदर मीन्स इस वॉल के अंदर, वॉल होती है इसके अंदर की जो लेयर होती है बच्चा, इस लेयर के अंदर एक जूस क्रिएट होगा, उसको बोलते हो इंटेस्टाइनल जूस। क्या क्रिएट होगा? इंटेस्टाइनल जूस। ओके, दैट कंटेन नंबर ऑफ एंजाइम्स। जैसे हम बात कर सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे, इस जगह पे बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट होंगे। फिर से सुनो, इस जगह पे बहुत सारे एंजाइम्स क्रिएट होंगे। एंजाइम्स का मतलब अब ये देखो क्रिएट हो रहा है इंटेस्टाइनल वॉल से, एंड दीज इंटेस्टाइनल जूसेस और एंजाइम्स दे कन्वर्ट द कम्प्लेक्स फूड इनटू मोर सिंपल फूड। मतलब जो खाना यहाँ पे भी नहीं टूट पाया पूरी तरह से, जो प्रोटीन टूट के थोड़ा रह गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे भी वो इसके ऊपर फिर से एक्ट करेंगे एंजाइम्स। जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे मैं एक दो के नाम लेता हूँ। इंटेस्टाइनल लाइपेस होता है, जो फैट्स के जो बच जाएंगे फैट्स वहाँ पे एक्ट करेगा। इसके अंदर डाईपेप्टिडेजेस एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? इंटेस्टाइनल लाइपेस। मैं कुछ एंजाइम्स के नाम लिख देता हूँ। इंटेस्टाइनल लाइपेस, तो ये एंजाइम है, ये इंटेस्टाइन के अंदर लाइपेस है, और यहाँ पे भी एक लाइपेस था, ये ड्यूडिनम का लाइपेस था, मीन्स सॉरी ये पैनक्रियास से आया था। तो ये जो इंटेस्टाइनल लाइपेस है, ये फिर से जो बच जाएंगे फैट्स पूरी तरह से नहीं टूट पाएंगे, उन पर एक्ट करेगा। इसी तरह से मैंने बोला डाईपेप्टिडेजेस, तो ऐसे भी एंजाइम होंगे जो, अब देखो यहाँ पे क्या, डाई का मतलब दो, और पेप्टिडेज क्या होता है? दैट इज प्रोटीन की ही चेन होती है। तो प्रोटीन हो गई एक बहुत बड़ी माला, उसको मैंने 5-7 छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दिया, है ना। तो अब भी वो पूरी तरह से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुई। मान लो ये होगी प्रोटीन, तो ये प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन को हमने और छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी तो नहीं ना पूरा टूटी, तो हमें एक एक मनके को अलग करना है, एक एक जो इसका यूनिट है उसको अलग करना है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये डाईपेप्टाइडेजेस क्या करेंगे, तो ये डाईपेप्टिडेजेस जो हैं ये एंजाइम फिर से प्रोटीन की जो छोटे छोटे माला थी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से उनका फिर से एक्ट करेंगी और उनको तोड़ तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगी। सो दे कन्वर्ट द प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स बॉन्ड या पेप्टाइड्स इनटू द अमाइनो एसिड, और हमें चाहिए क्या? अमाइनो एसिड, तो इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, ये भी हो गया। इसी तरह से कुछ होते हैं हमारे पास माल्टेज, तो ये भी एंजाइम होते हैं, जैसे माल्टेज, तो ये क्या करेंगे? शुगर पे एक्ट करेंगे। आइसोमाल्टेज, है ना। जैसे लैक्टोज है, बड़ी बार नाम सुना होगा, तो उसके लिए एंजाइम होंगे लैक्टेज। सो ऐसे बड़े सारे एंजाइम आएंगे, सुक्रेज। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस जगह के अंदर जो क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे जो खाना अभी भी पूरी तरह से नहीं टूट पाया था, उस खाने को और तोड़ेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, और अल्टीमेटली जब ये सारे एंजाइम्स इसके ऊपर फूड के ऊपर एक्ट करेंगे तो आपका फूड जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको आप नाम देते हो बाद में काइल का भी नाम देते हो। तो जो यहाँ से खाना आया था उसको बोला था आपने काइम, जो आपका खाना यहाँ से यहाँ पे पहुँचा था उसको बोलते हो बोलस। तो फ़र्क क्या होगा तीनों में? तो यहाँ से जो खाना आया वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं था। मान लो कि एक पेस्ट थी, सॉलिड की पेस्ट थी, है ना, आपने मुंह में डाला तो पेस्ट बन गई। अब वो यहाँ से जब यहाँ पे गई तो वो आप बोल सकते हो सेमी सॉलिड हो गया, मीन्स उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो गया, और जब ये पूरा एक्ट हो गया तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये जो यहाँ पे जो खाना होता है ये अब आपके सेल तक जाने के लायक हो चुका है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा हो गया कि अब ये सेल वॉल को क्रॉस करके ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है। यही मेन पर्पज़ था हमारा कि हम खाने को डाइजेस्ट क्यों करना चाहते हैं, क्यों खाने के ऊपर इतने सारे केमिकल्स, एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके ऊपर जूसेस काम करते हैं, सो दैट द कम्प्लेक्स फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड एंड दैट सिंपल फूड एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर से वो जा सकते हैं। तो ये था हमारा मेन पर्पस डाइजेशन का। तो देखा आपने किस तरह से डाइजेशन हुई, कहाँ तक, पहले माउथ में हुई, फिर स्टोमक के अंदर हुई, फिर ड्यूडिनम के अंदर हुई, फिर आपके इलियम के अंदर हुई। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये सारा काम पे हुआ इलियम के अंदर या जिजिनम में भी एक्टिविटी मीन्स इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हुई। अब जब ये सारा खाना टूट गया तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या, एट द एंड क्या मिला? अगर हमने प्रोटीन खाया था तो प्रोटीन से हमें क्या मिलेगा, तो आपको पता ही है प्रोटीन का
लास्ट यूनिट क्या होता है जिससे प्रोटीन बनती है? अमाइनो एसिड। तो हमें प्रोटीन जब पूरी टूट गई तो बन गया अमाइनो एसिड। अगर हमने फैट खाए थे तो आपके खाने में अगर फैट्स है तो किस में कन्वर्ट हो गए? फैटी एसिड में। किस में कन्वर्ट हुए? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। और अगर आपने खाया था शुगर, मीन्स कम्प्लेक्स शुगर खाया था, तो वो किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज क्या है? ये ब्लड में जा सकता है। सो ये हमें जो मेन चीज़ें थी ये चाहिए थी और इसी के लिए सारा काम हुआ। क्या क्या चाहिए था? ग्लूकोज चाहिए था, हमें फैटी एसिड ग्लिसरॉल चाहिए था और हमें अमाइनो एसिड चाहिए था। अब ये जो होते हैं ये डिफ्यूजिबल होते हैं, ये आपके खाने के अंदर डिफ्यूज़ हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें अपना, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मीन्स जो खाना बिल्कुल सिंपल हो चुका था, डाइजेस्टेड फूड मीन्स जो फूड आपका डाइजेस्ट हो चुका है, जो जाने के लायक है। हर एक तो नहीं ना जाएगा, उसमें से जो मॉलिक्यूल सेल में जाने चाहिए वो आपको एनर्जी देंगे। दैट इज अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड जो भी थे, शुगर, ग्लूकोज, ये वहाँ पे पहुँचने चाहिए। तो कैसे पहुँचेंगे? तो इसके लिए मैं यहाँ पे साथ साथ आपके डायग्राम लगा रहा हूँ, आप डायग्राम को भी देखें। तो जैसे आप डायग्राम को देख रहे हो यहाँ पे, तो आपको क्लियर कट यहाँ पे मैंने जो डायग्राम लगाई आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है ऐसे तो अलग अलग जगह पे होगी, स्टोमक में भी होती है, बताऊँगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा और मेन जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनके जो एब्जॉर्प्शन होती है, दैट अकर इन द इलियम। सो इलियम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रोसेस होगा। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, इसको समझने के लिए हमें अंदर से जो हमारा इलियम है उसकी एक सेक्शन कटिंग करनी पड़ेगी। मीन्स आपकी आंतड़ियाँ जो होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, उसको काटना पड़ेगा अंदर से। जब मैं उसको काटूंगा अंदर से तो देखेंगे कि अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, बाहर से तो दिख रहा है आपको, लेकिन अंदर से कैसा दिखेगा और वो स्ट्रक्चर किस तरह से मदद करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम इसकी सेक्शन कटिंग करते हैं तो आपको अंदर से ये इस तरह से दिखेगा। ऐसी तो पाइप ऐसी ही होती हैं सारी, मोस्टली पाइप ऐसी होती हैं, गोल है ना, लेकिन ये थोड़ी खास है, इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। इस तरह से अगर आप देखोगे तो इस तरह से अंदर से क्या है, इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। किसके अंदर? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के अंदर। तो ये मैं अंदर से दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये पूरा खाली है, ये खाली है, यहाँ पे खाना पड़ा हुआ है, ये सारा खाना इधर पड़ा है। जैसे आपके घर में कोई पाइप है तो मान लो उस पाइप के अंदर आप देखोगे तो खाली होता है, तो आपकी पाइप ऐसे गोल होती है, लेकिन ये गोल नहीं है, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है? ना माउथ में ऐसा स्ट्रक्चर है, ना स्टोमक में है, या फिर बोल सकते हैं ड्यूडिनम में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में ही ऐसा क्यों है? तो उसका भी रीज़न देना पड़ेगा। तो ये जो इलियम है इसके अंदर होती है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होगा कि जितना भी यहाँ पे खाना पड़ा, ये जो खाना दिख रहा है आपको, प्रोटीन, फैट्स, मान लो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर से लगा दिए, रेड कलर से लगा रहा हूँ, मान लो ये फैट्स हैं। जो मैंने बड़े शाइनिंग कलर से बनाया, ग्रीन कलर से, वो आगे आपका मान लो दैट इज़ अमीनो एसिड्स, और ये अब जो बना रहा हूँ ये आगे आपका ग्लूकोज। तो मैंने तीनों को अलग अलग कलर से बता दिया। अब इन चीज़ों को जाना है यहाँ से निकल के कहाँ पे? सेल के अंदर। तो सेल में तो तभी जाएंगे अगर ब्लड वेसल्स में जाएंगे, क्योंकि हर सेल इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो अब ब्लड वेसल जो है, मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो इनके पास हैं, तो इनको ये जाना चाहिए। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स हैं, तो इतने सारे सेल्स को खाना भी तो हर सेल को पहुंचना चाहिए। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर ना हो, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हो विलाई, माइक्रोविलाइज, क्या बोलते हो? विलाई। तो ये जो विलाई दिख रहे हैं, मीन्स फोल्डेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं अंदर वाली साइड, इसके कारण क्या होगा, जो इंटेस्टाइन है अंदर से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। इट मीन्स इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ा? सरफेस एरिया इस तरह से बढ़ा क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरह से आपको, जब हम इसको खोलेंगे तो काफ़ी बड़ा होगा एज़ कंपैरिजन टू दैट इज़ राउंडेड स्ट्रक्चर। तो इसके बड़े होने से यहाँ पे मॉलिक्यूल भी ज़्यादा लगेंगे। देखो कितने सारे मॉलिक्यूल लग रहे हैं ना, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल लगने का मतलब कि ये ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में मदद करवाएगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोविलाई और विलाई। सो ये बड़ी बार आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं या अंदर की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? तो आपने कहना है उनके पास बहुत सारे फोल्ड होते हैं, सो इट इज़ फोल्डेड। सो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? तो आपने बोला इट इज़ अ विलाई। तो क्या करता है? इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। किसके लिए? फॉर
मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो अब आपको समझ आ गया तक। अब मैं आगे चलता हूँ। अब होगा क्या? अब ये होगा कि जितना भी यहाँ पे खाना था, तो आपको पता है खाना इतना छोटा हो चुका है कि वो इस वॉल से क्रॉस करके कहाँ जा सकता है? इस ब्लड वेसल्स के अंदर जा सकता है। तो ब्लड इनको रिसीव करने के लिए है, जैसे आपके कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उनको रिसीव करने के लिए कहीं पे जाते हो। इसी तरह से ब्लड वेसल जो हैं, यहाँ पे सब डायग्राम में भी देख रहे हो बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करती हैं? ये इस खाने को जो यहाँ पे पड़ा हुआ था इसको उठाएंगी और लेके चली जाएंगी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ, ये मैं क्रॉस करता हूँ, तो दिस प्रोसेस ऑफ, कौन सा प्रोसेस? ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम द इलियम ओके टू द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। मीन्स खाने को एब्जॉर्ब कर लिया गया बाय द ब्लड वेसल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चा। अब जब तक एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो आगे सेल तक कैसे पहुंचेगा खाना? सो इस प्रोसेस को बोलते हो एब्जॉर्प्शन। अब इसके बाद क्या होगा? अब आगे भी तो चलना ना, क्योंकि सेल हमारा पड़ा है मान लो यहाँ पे। अब सेल के अंदर क्या होगा? तो अब ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर खाना आ चुका है, अब इस खाने को कहाँ पे पहुँचाना हमें? दैट इज सेल तक। स्टूडेंट्स, द प्रोसेस दैट स्टार्ट आफ्टर द एब्जॉर्प्शन, मीन्स एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्टार्ट हुआ था, एंड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि सेल के अंदर उन सब्सटेंसेस ने हमें एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड की और उस एनर्जी से हमने क्या क्या किया। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलिएशन। तो उसको आपने नाम दिया एसिमिलिएशन। यहाँ तक आया समझ? सो एसिमिलिएशन भी हमारा हो गया, दैट इज फोर्थ स्टेप। तो क्या किया? पहला स्टेप इंजेक्शन, खाने को मुंह में डाला था। दूसरा डाइजेशन, खाना हमारा टूट गया, ये देखो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बन गया। ये पूरा प्रोसेस जो था जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स लगे थे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन, मीन्स आपका खाना जो सेल के अंदर था, इंटेस्टाइन के अंदर था, वहाँ से वो कैपिलरीज के अंदर आ गया, ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया, उस प्रोसेस को बोल दिया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जो विलाई ने मदद की वहाँ पे, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा था, पोर से वहाँ से खाना बड़े आराम से हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ गया। अब ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा? अब ब्लड वेसल से जाएगा सेल तक। किस प्रोसेस से जाएगा? दैट इज एसिमिलिएशन। तो खाने का अब एसिमिलिएशन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा विद इन द सेल, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलिएशन। सो ये था हमारे 4 स्टेप्स। अब लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप आ गया हमारे पास, दैट अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपकी पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे पीछे है। तो मान लो कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो खाना बच जाएगा, मान लो कि ये सारी एनर्जी जो थी वो तो मिल गई, क्योंकि खाना डाइजेस्ट हुआ था और उस खाने के अंदर, उस फूड के अंदर अच्छी चीज़ें थी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा कभी नहीं होता कि हम जो चीज़ें खाते हैं उसमें हमेशा अच्छी ही चीज़ें होंगी, डिफ्यूजिबल सब्सटेंस होंगे। दैट फूड आल्सो कंटेन अनडाइजेस्टेड फूड, ओके, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, नॉन डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमारे सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो कुछ दे ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो गन्ने का रस आप पीते हो, जो गन्ने से जो गन्ना होता है उसका जो रॉ मटेरियल निकलता है, जब आप उसको मशीन में डाल दो वो थोड़ी ना खाते हम, वो खा ही नहीं सकते क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। अगर आप संतरे का जूस पीते हो तो उसका जूस ही पीते हो, है ना, तो संतरे का जो पूरा उसका सेल वॉल होता है, सेलुलोज, वो थोड़ी ना खाते हैं। हाँ, अगर हम मुंह में डाल दें अगर उसको, तो फिर क्या होगा? अब उसके संतरे का जो रस होता है, जूस होता है, वो तो हमारे सेल में चला जाएगा, लेकिन उसका जो गंध होगा बच जाएगा। अब उसका क्या करें? तो इट मीन्स अब अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। डायग्राम सब वहाँ पे देख सकते हो, साथ साथ डायग्राम देखो। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या होगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा कि वही फूड जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर था, अब उसके अंदर बहुत सारा पानी था, बहुत सारा वाटर था, अलॉन्ग विद द अनडाइजेस्टेड फूड। जो खाना था वेस्ट मटेरियल था, जो आपके सेल के लायक नहीं था, उसमें पानी बहुत सारा है, लेकिन पानी तो काम की चीज़ है। तो अब जो इंटेस्टाइन है वो क्या करेगी? मान लो ये इंटेस्टाइन है, तो अब यहाँ से जो आपके यहाँ से खाना जा रहा है, मान लो इस तरह से आगे आगे आगे, तो यहाँ पे आगे क्या है? एनएस आ जाएगा। मान लो मैं थोड़ा शॉर्ट बनाता हूँ ये। अब मान लो कि यहाँ से उसने खाने ने बाहर जाना था, तो वाटर तो आपका इम्पॉर्टेंट ग्रेडियंट है, मीन्स आपको चाहिए, आपके बॉडी को चाहिए। और अगर पानी ही चला गया साथ, हमें डायरिया हो जाएगा, लूज मोशंस हो जाएंगे, और उस टाइम हमें वीकनेस हो जाती है क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है? इस इंटेस्टाइन में से वाटर को बाहर निकाल लेती है।
ओके, सो देर इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ना कि न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे कुछ साल्ट वगैरह उनके भी अदला बदली होती है, मोस्टली जो वाटर होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब जो खाना जैसे से यहाँ से जाता जा रहा है, पानी उसमें से बाहर निकलता जा रहा है, अब खुद बताओ जैसे जैसे वो यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। मीन्स वही खाना जो यहाँ पे था लिक्विड की फॉर्म में, थोड़ा तो इधर चला गया, अब जो बच गया लिक्विड की फॉर्म में, जब वो यहाँ से होते होते आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ वो आ रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और इसके कारण क्या होगा, द फूड बिकम सॉलिडिफाई, वो खाना जो था वो बन गया है, सॉलिडिफाई हो गया। इसलिए जब भी हम स्टूल्स को पास आउट करते हैं, जब अपना वेस्ट मटेरियल को पास आउट करते हैं, वो सॉलिडिफाई हो चुका होता है। अब तीसरी चीज़ थी, उसके अंदर कई बार फॉल स्मेल भी होती है। तो इस जगह पे बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ना ही हमें कोई फ़ायदा देंगे, हैं वहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, उस खाने में से अपना, क्योंकि मैंने बोला न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन हमारे लिए अलग है, हो सकता है वो जो खाना यहाँ पे अनडाइजेस्टेड था, हमारे लिए फालतू था, लेकिन उन बैक्टीरिया के लिए वो अच्छा हो, उनको न्यूट्रिएंट्स देता हो। जैसे हम सारे का सारा जूस होता है संतरे का, बड़े सारे फ्रूट का, उनका जो गंध होता है, जूस तो ले लिया, जो बच जाता है उनका रॉ मटेरियल बच जाता है, उसको फेंकते हैं। तो कई बार काऊ होती है या कोई हार्बीवोर्स होते हैं, उनको बड़े शौक से खा लेते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज है, उनको वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, उनके पास सेलुलेज एंजाइम है। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के पास भी कुछ एंजाइम्स होते होंगे जिसकी मदद से वो इनको खा लेते हैं। जब वो खाएंगे तो उनके अंदर वो क्या करते हैं, कुछ यहाँ प्रोड्यूस करके उनकी बॉडी का एक्सक्रीशन होता है उसमें चला जाता होगा, जिसके कारण हमारे फीकल मैटर के अंदर फॉल स्मेल भी प्रोड्यूस होती है। तो देखा ना कितनी सारी चीज़ें इनके अंदर, कि हम खाना कैसे खा रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है, लेकिन हमें पता ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो कि हमने 10th के मार्क्स लेने हैं और इसको कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ओके, टीचर्स को इम्प्रेस करेंगे, उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मेन पर्पस हमारा होता है कि अगर हम इस बायो को पढ़ रहे हैं तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। जैसे कि आपको बोला जाता है कि आप अगर खाना खाते हो तो आपको आधा घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। तो मैं आपको बताया था पीछे भी एक लेक्चर के अंदर कि क्यों पीना चाहिए। तो ये इसका बायोलॉजिकल आंसर होना चाहिए, हमारे पास साइंटिफिक रीज़न होना चाहिए। नहीं तो हमें तो हर एक बोलता भाई पीना, लेकिन पूछो क्यों, पता नहीं होता है। तो कारण ये है कि जब आपके अंदर स्टोमक के अंदर खाना जाता है तो वहाँ पे HCl सिक्रीट होता है। तो अगर आप पानी पी लोगे साथ में HCl डिल्यूट हो जाएगा, तो वो जो काम करना चाहता है, बैक्टीरिया को मारना चाहता है, एक्टिवेट करना चाहता है पेप्सिन को, वो नहीं कर पाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी बॉडी के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें खाना जो है ज़्यादा एसिडिक नहीं खाना चाहिए, हमें 70% हमारा खाना बेसिक होना चाहिए, अल्कालाइन होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है। और जब भी हम ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी होती है, हमें बॉडी के अंदर जलन होना शुरू होती है, सर दर्द, सर के अंदर पेन, हेडेक होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारा खाना जो होता है वो 60% एसिडिक होता है, 40% हम अल्कालाइन लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, हमारी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ खाएंगे तो वो हमें अच्छी लगेगी, कौन सी चीज़ खाएंगे वो सेल में जाके एनर्जी देगी, और कौन सी चीज़ खाएंगे जिससे हमें बैड इफेक्ट्स या गलत तरह के इफेक्ट्स भी होंगे। सो दिस इज़ एज फॉर एज द 5 स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जैसे मैं हर बार करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स, आप कहोगे सर, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह से समझना, मैं एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल वे में समझना है आपको। पहले समझना है कि फैट्स की एब्जॉर्प्शन अलग से क्यों हो रही है, क्यों फैट्स जो हैं हमारे वो प्रोटीन की तरह या फिर शुगर की तरह, अमीनो एसिड की तरह एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो उसका कारण ये है कि जो फैट्स होते हैं मोस्टली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर्स। तो जो फैट टूटा था, ये फैट्स आ गए। तो फैट्स जब डिसोशिएट हुआ था, डाइजेस्ट हुआ था, और उसने तोड़ने के बाद क्या दिया था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये पता ही आपको, क्योंकि फैट्स इन्हीं चीज़ों से बना है। बोथ जो यहाँ पर मैंने बनाया है, दिस इज़ ग्लिसरॉल, दिस इज़ फैटी एसिड, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। अब ये जो दोनों चीज़ें मैंने बनाई, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि सिंपल आप समझ लो कि आप किसी घी को पानी में डाल देते हो, तेल को, ऑयल को पानी में डाल देते हो, तो वो डिज़ोल्व ही नहीं होता। तो जो चीज़ डिज़ोल्व ही नहीं होगी वाटर के साथ, वो ब्लड वेसल में जाएगी कैसे? क्योंकि अगर सॉल्युबल होगी तभी वहाँ तक पहुँचेगी, बाय द डिफ्यूज़न, बाय ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस, किसी न किसी प्रोसेस से। लेकिन ये तो जो है हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सॉल्युबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है।
कि ये सेल तक पहुँचे कैसे। अब क्या होगा, तो अब ध्यान से समझना इसको। होगा क्या, ये दोनों जो मैंने बनाई, ये दिस इज़ कॉल्ड फैटी एसिड एंड दिस इज़ कॉल्ड ग्लिसरॉल्स। तो ये दोनों कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर। तो ये जब इंटेस्टाइनल वॉल में जाएंगे, ये आपके सामने मैंने पहले भी बनाई थी। सो दिस इज़ द इंटेस्टाइनल वॉल। तो ये इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पे जाके करेंगे क्या, तो ये दोनों वहाँ पे जाके दे गेट कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट कॉल्ड एज लिपिड्स। आपने नाम सुना होगा। सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिपिड्स। तो ये वहाँ पे जाके लिपिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब उसी वॉल के अंदर आपने देखा था कि प्रोटीन भी है। तो इंटेस्टाइन वॉल के अंदर जो प्रोटीन थी, तो मैंने प्रोटीन को किस तरह से बनाया, ये आपको दिख रही हो, ये दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन है और ये लिपिड है। सो प्रोटीन क्या करेगा, मान लो कि ये प्रोटीन है और ये लिपिड है, तो प्रोटीन उस लिपिड को अपने अंदर संभालेगा लेगा। अब हुआ क्या, अंदर है लिपिड, बाहर है प्रोटीन की कवरिंग। और प्रोटीन तो आपको पता है वो तो बड़े आराम से डिजॉल्व हो जाएगा। जहाँ इसको मतलब सिंपल सी बात ही, प्रोटीन ने किया क्या, इसको अपनी बॉडी के अंदर रखिया ताकि बाहर से किसी को पता ही ना चले कि इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस प्रेजेंट है। सो जब ये प्रोटीन और लिपिड आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये देखो दोनों, ये अंदर क्या आ गया, दैट लिपिड, और बाहर कोटिंग आ गई प्रोटीन की। ऐसे स्ट्रक्चर को इंटेस्टाइन वॉल के अंदर जो बनता है उसको बोलते हो आप लिपो मीन्स लिपिड, प्रोटीनिशियस और प्रोटीन ड्रॉपलेट्स, लिपो प्रोटीन ड्रॉपलेट। इसी लिपो प्रोटीन ड्रॉपलेट को टेक्निकली हम बोलते हैं दैट इज काइलोमाइक्रोन। तो दोनों में से, अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। सो काइलो माइक्रोन जो था, अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है कि अब सेल को छोड़ के बाहर जा सकता है। लेकिन आपने देखा यहाँ पे सेल के अंदर ही ऐसा स्ट्रक्चर आया हुआ है, एक वेसल आई हुई है, पाइप आई हुई है, जो उसको रिसीव करने के लिए, वो स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है जो खाली फैट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। इनको आप बोलते हो दैट इज लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जब सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो उसमें पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, इनके फंक्शंस क्या है, इनका कलर क्या होता है। तो इनका कलर वाइटिश कलर होता है, और वो भी इसी के कारण होता है क्योंकि ये जो हमारे पास लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स होते हैं, दे आर मोस्टली वाइटिश इन कलर। सो ये जब इसके अंदर पूरे जाएंगे, भरेंगे, तो ये क्या करेंगे, वाइट कलर दे देंगे। तो होगा क्या, अब ये लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो थे यहाँ पे, ये लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर इन पाइप के अंदर जाना शुरू, ये देखो जा रहे हैं, तो ये इसको भरना शुरू देंगे। क्यों, इसी को रिसीव करना है। अब तो धोखा हो गया सबको, भाई ये तो उनको दिख ही नहीं रहा कि इसके अंदर लिपिड है, उनको तो प्रोटीन दिख रही है, तो प्रोटीन को परमिशन दे रहे हैं। तो जैसे जैसे इसके अंदर जाती जाएगी आगे लिम्फेटिक वेसल, तो थोड़ी दूर जाने के बाद, थोड़ा आगे जाने के बाद लिम्फेटिक वेसल से ये कुछ जो होते हैं ट्रांसफर होते हैं इनटू द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे। अब जब ये ब्लड वेसल में जाएंगे, जैसे इसके अंदर गए, तो ब्लड वेसल में जाके ये फिर से अपना रूप दिखा देंगे, मिस प्रोटीन कोड अलग हो जाएगा, तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगी। क्योंकि मेन सेल को क्या चाहिए था, यही तो चाहिए थे जिससे एनर्जी मिलेगी। और फिर ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से सेल के अंदर चले जाएंगे टू बी यूज्ड बाय द सेल, ताकि सेल इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, कंप्लीट टॉपिक। एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ फिर से। आज हमने किया क्या, कंक्लूड कर देते हैं। तो आज हमने किया था कि डाइजेशन जो होती है ड्यूडिनम के अंदर कैसी होती है। तो मैंने बोला था इनसाइड द ड्यूडिनम क्या प्रोसेस होता है, हमने बोला था वहाँ पे पैनक्रियास से कनेक्टेड होता है, और दूसरी साइड वो कनेक्टेड होता है लीवर के साथ। तो लीवर क्या करता है, अपना एक जो जूस होता है, बाइल जूस, उसको भेजता है, जिससे जो स्टोमक से आया हुआ खाना एसिडिक था, वो खाना अब क्या हो जाएगा, एल्कालाइन हो जाएगा। तो एल्कालाइन में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आएगा, और वहाँ पे आके वो प्रोटीन को, शुगर को, फैट्स को तोड़ेगा। ओके, अब वहाँ पे जो ड्यूडिनम में खाना टूटा, अब वो कहाँ पे आएगा, अब वो आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर। और मैंने बोला था जीजिनम और इलियम के जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है, यानी कि जो अंदर से, जो आप स्ट्रक्चर भी मैंने दिखाया था आपको, उसके अंदर वाली साइड जैसे ये आ गया, तो इनके अंदर साइड यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, और मैंने बहुत सारे एंजाइम के नाम भी लिए थे। जैसे मतलब इंटेस्टाइनल लाइपेस बोला मैंने, डाइपेप्टिडेजिस एंजाइम का नाम लिया, आइसोमाल्टेज का नाम लिया, माल्टेज का नाम लिया, सुक्रेज का नाम लिया था, लिखा भी था यहाँ पे, तो लैक्टेज के नाम लिए। ये सारे क्या हैं, ये सारे एंजाइम्स हैं जो आपके बचे बुचे खाने के ऊपर एक्ट करेंगे और उनको तोड़ देंगे। और तोड़ के मिलेगा क्या, तो मैंने बोला था लास्ट में क्या मिलेगा, अगर प्रोटीन थी तो उसके टूट के अमाइनो एसिड मिलेगा, अगर फैट्स हैं तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलेंगे, ये यहाँ पे लिखे हैं। और अगर वो शुगर था, किसी भी तरह के, चीनी खाई है, कुछ भी खाया है, जैगरी खाई है, कुछ भी खाया है जिसके अंदर शुगर होगा, तो वो कम्प्लेक्स शुगर था, वो टूट के ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल शुगर
शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ें कहाँ जाएंगी, ये एब्जॉर्ब होंगी। तो कैसे, मैंने बोला आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे फोल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको आप माइक्रोविलाई या विलाई बोलते हो, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन होगी, खाना सेल से इंटेस्टाइन से आपके ब्लड वेसल में पहुँच गया। अब ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, सेल में, और सेल में जाके क्या होगा, उसकी यूटिलाइजेशन, मतलब जिस काम के लिए वो खाना आया था वो होगा, मीन एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उस प्रोसेस को बोलते हो दैट इज एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन भी हो गया। अब जो खाना बच गया उसका क्या करें, तो जो बचा हुआ खाना था जिसका कोई काम नहीं था बॉडी में, अगर वो बॉडी में रहेगा तो किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। सो उसमें से पानी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी। सो दैट वाटर गेट एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और वो वही लिक्विड फूड जो गेट कन्वर्ट इनटू सॉलिडिफाइड फूड, और इसको आप नाम देते हो फीकल मैटर का। और वो कहाँ चला जाएगा, वो जाएगा रेक्टम के पास। तो रेक्टम लास्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन के आगे, जहाँ पे खाना स्टोर रहेगा, और जब आप चाहोगे उसको बॉडी से रिमूव कर सकते हो एज ए वेस्ट मटेरियल। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। तो ये 5 स्टेप थे आपके पूरे न्यूट्रिशन के। तो होप करूँगा कि आपको ये जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन का वो समझ आ गया होगा। तो थैंक यू।